नमस्कार। हम डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर पढ़ रहे थे और उसके हमने 2 पार्ट जो है पढ़ चुके थे। आज हम उसका तीसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम थ्योरम्स पढ़ेंगे। तो पहली थ्योरम है, इफ़ f एंड g आर टू फंक्शंस सच दैट रेंज ऑफ f इज़ कंटेंट इन डोमेन ऑफ g, यानी कि जो f का परास है वो g के प्रांत में है, उसमें समाहित है। और f इज़ डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू सी, यानी कि f जो है x बराबर c पर अवकलनीय है। और टी सी है g इज़ डेरिवेबल एट एफ सी, यानी कि g जो है वो किस पर, एफ सी पर अवकलनीय है। देन द कंपोजिट फंक्शन जी ओ एफ इज़ डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू सी एंड डी डेरिवेटिव ऑफ जी ओ एफ सी इज इक्वल टू जी डैश एफ सी गुणा एफ डैश सी। तो हमें क्या बताना है कि जो संयुक्त फलन जी ओ एफ वो भी x बराबर सी पर अवकलनीय है। और ये कंडीशन जो हमारी दी हुई है, डेरिवेटिव ऑफ जी ओ एफ सी इज इक्वल टू जी डैश एफ सी गुणा एफ डैश सी, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसका प्रूफ करते हैं। क्योंकि यहाँ पर f का परास g के प्रांत में समाहित है, तो हम ये मान लेते हैं कि f जो फंक्शन है समझाने के हिसाब से कि x से y में परिभाषित है, और किस तरह से कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इसी प्रकार g जो है y से z में परिभाषित है कि g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जेड। इस तरह से हमने इसको डिफाइन किया, क्योंकि यहाँ f का परास जो है वो g के प्रांत में शामिल है, इसलिए g जो है y से z में डिफाइन होगा। तो ऑटोमेटिकली जो जी ओ एफ जो गॉफ फंक्शन है वो संयुक्त फलन है हमारा, और वो x से z में डिफाइन होगा। ये हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पुनः समझाने के हिसाब से इस तरह से इसे लिखा है। तो किस तरह से परिभाषित होगा, ये x से z में होगा, ताकि गॉफ x इज इक्वल टू जेड। मतलब द डोमेन ऑफ जी ओ एफ इज सेम एज द डोमेन ऑफ f। अब हम देखते हैं कंडीशन बी से। फ्रॉम द गिवन कंडीशन बी, हमें कंडीशन बी क्या दी हुई है, f इज़ डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू सी, यानी कि f जो है x बराबर c पर अवकलनीय है। तो उसकी परिभाषा से हम लिख सकते हैं, क्योंकि f जो है x से y में डिफाइन है और x इज इक्वल टू सी पर ये डेरिवेबल है। मतलब लिमिट x टेंडिंग्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इज इक्वल टू एफ डैश सी जो है परिभाषा के अनुसार क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा परिमित रूप से। इसी प्रकार कंडीशन सी से हम देखते हैं, कंडीशन सी क्या है, जी जो है एफ सी पर अवकलनीय है। अब देखो जी कहाँ डिफाइन किया हमने, जी जो है y से z में, यानी कि y के जो एलिमेंट है वो क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है और x इज इक्वल टू सी पर एफ सी होगा। तो एफ सी जो है वो y का एलिमेंट है। इसका मतलब जी y से z में जो डिफाइन है, और यहाँ पर जी डेरिवेबल है किस बिंदु पर, एफ सी पर। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, परिभाषा के अकॉर्डिंग, लिमिट एक्स एफ एक्स टेंडिंग्स टू एफ सी जी एफ एक्स माइनस जी एफ सी अपॉन एफ एक्स माइनस एफ सी, क्योंकि जी वाई से जेड में डिफाइन है और जी एफ सी पर डेरिवेबल है कंडीशन बी के अनुसार। इसलिए यहाँ परिभाषा क्या कहेगी कि लिमिट एफ एक्स टेंडिंग्स टू एफ सी, और जी फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, इसलिए जी ऑफ एफ एक्स माइनस जी ऑफ एफ सी अपॉन एफ एक्स माइनस एफ सी, ये किसके बराबर होगा, जी डैश एफ सी। जैसा हमने अभी पहली कंडीशन से जहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू सी पर डेरिवेबल था, तो हमने परिभाषा उस तरह से लिखी थी। इसी प्रकार जी एफ सी पर डेरिवेबल है, तो इसकी परिभाषा हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम क्या देखते हैं, हमें जो निकालना है, ज्ञात करना है, वो है हमें बताना है डेरिवेटिव ऑफ जी ओ एफ सी, ये निकालना। तो हम यहाँ देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ जी ओ एफ सी। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, डी का मतलब यहाँ जी ओ एफ जो डैश भी लगा सकते हैं, और यहाँ डी मतलब डेरिवेटिव भी लगा सकते हैं, वो डेरिवेटिव है इसका मतलब। तो लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी, क्योंकि गॉफ जो फंक्शन है संयुक्त फलन है वो एक्स से जेड में परिभाषित है, इसलिए एक्स के बिंदु पर वो
परिभाषित होगा। इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी गॉफ एक्स माइनस गॉफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। इसे हमने इस तरह से भी लिख दिया, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी जी ऑफ एफ एक्स माइनस जी ऑफ एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। इसे हमने सेपरेटली किया। किस तरह से किया, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी, यहाँ पर हमने एफ एक्स माइनस एफ सी देखिए आप डिनोमिनेटर में इससे गुणा किया और नीचे भाग भी दे दिया, यहाँ पर ये और ये, और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ताकि हमारे पास रिजल्ट आ जाए। तो लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी जी एफ एक्स माइनस जी एफ सी अपॉन एफ एक्स माइनस एफ सी, दोनों पार्ट पर अलग अलग हम लिमिट ले सकते हैं इसके अनुसार। और लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों हमने अलग अलग लिमिट ले ली है। अब हमें पता दिया हुआ है एफ़ जो है डिफरेंशिएबल है एट द पॉइंट सी। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हमने, सिंस एफ इज डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू सी देयरफॉर एफ इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी। अब कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हम काम में ले सकते हैं कि जैसे जैसे एक्स टेंडिंग्स टू सी होगा एफ एक्स टेंडिंग्स टू एफ सी होगा, यानी इसकी डेफिनेशन के अनुसार। यानी कि हमने क्या लिखा, एफ एक्स टेंडिंग्स टू एफ सी एज एक्स टेंडिंग्स टू सी। जैसे जैसे एक्स अप्रोच करेगा सी की ओर वैसे वैसे एफ एक्स भी एफ सी की ओर अप्रोच करेगा। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, ये जो फर्स्ट वाली टर्म है यहाँ ये वाली, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी लिखा हुआ है, तो हमने अभी बताया जैसे जैसे एक्स टेंडिंग्स टू सी एफ एक्स टेंडिंग्स टू एफ सी, तो हमने अब इसमें उसको अप्लाई कर दिया। डेरिवेटिव ऑफ जी ओ एफ सी इज इक्वल टू लिमिट एफ एक्स टेंडिंग्स टू एफ सी, यहाँ पर कर दिया हमने। बाकी एज इट इज़ लिखा जी ऑफ एफ एक्स माइनस जी ऑफ एफ सी अपॉन एफ एक्स माइनस एफ सी गुणा ये टर्म हमने वैसी की वैसी ही रखी। तो हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब जो है देखिए आप, ये जो है हमारे पास जी डैश एफ सी बन गया ये वाली टर्म। आपने अगर डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन देखी है तो ये हमारे पास, उससे हम देख सकते हैं ये जी डैश एफ सी हो जाएगा और ये क्या है एफ डैश सी। तो ये हमें सिद्ध करना था जो हमने सिद्ध कर दिया। अब हम देखते हैं अगली थ्योरम, इफ़ अ फंक्शन एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी एंड इज़ 1 ऑन सम नेबरहुड ऑफ सी, then the inverse function g of f is also differentiable at fc and g dash fc is equal to 1 upon f dash c where f dash c is not equal to 0। हमें दिया हुआ कि फंक्शन f जो है डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट x इज इक्वल टू c पर और एक की है c के सामीप्य में, नेबरहुड में। तो हमें बताना है कि जो g का इन्वर्स फंक्शन है, f का जो इन्वर्स फंक्शन है g, f का जो इन्वर्स फंक्शन है जी, वो डिफरेंशिएबल होगा एफ सी पर, और साथ में हमें जी डैश एफ सी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश सी ये सिद्ध करना है, जहाँ पर एफ डैश सी हमें दिया हुआ है नॉट इक्वल टू 0। चलिए इसे देखते हैं। गिवन एफ डैश सी इज़ नॉट इक्वल टू 0 और हमें ये भी दिया हुआ है कि एफ डैश सी क्या है, क्योंकि f जो है डिफरेंशिएबल है एट द पॉइंट c। इसलिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएबिलिटी की एफ डैश सी इज इक्वल टू, ये देखिए हमने डेफिनेशन डिफरेंशिएबिलिटी की दो तरह से पढ़ी थी, इस प्रकार की भी पढ़ी थी इंटरवल में, जहाँ पर c प्लस एच उसके क्लोज इंटरवल हो, इंटरवल जो हमारे पास c प्लस एच हो, यानी कि लिमिट c प्लस एच टेंडिंग्स टू c और एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस सी। आप पिछले लेक्चर में जाकर के देख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन ये भी होती है। अब इसे हम और किस तरह से लिख सकते हैं, जब सी प्लस एच सी की ओर अप्रोच होगा इसका मतलब एच टेंडिंग्स टू 0 होगा, इसलिए हमने क्या करा, इसे अगले स्टेप में इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, आइदर और लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। यहाँ मैंने इसको इस तरह से लिखने का कारण अभी आगे मैं बताऊँगा क्यों लिखा। इसको हमने रिवर्स किया यानी कि रेसिप्रोकल किया, 1 अपॉन एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 एच अपॉन एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी। अब सी प्लस एच को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सी प्लस एच माइनस सी, ऊपर न्यूमरेटर पार्ट को एच को सी प्लस एच माइनस सी अपॉन एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, ये डिनोमिनेटर में हो गया।
अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, अगले स्टेप में लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 GFC+H माइनस GFC। हाँ, ये ऐसा कैसे कर दिया हमने, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया हुआ हमें कि f का जो इन्वर्स फंक्शन है वो g है, यानी कि g को हम f इन्वर्स भी लिख सकते हैं क्योंकि वो f का इन्वर्स ही तो है। तो f और f इन्वर्स मिलकर आइडेंटिटी हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्या करेंगे, इस C+H जो है इसके साथ में यहाँ f और f इन्वर्स लिख देंगे। तो f इन्वर्स तो हो गया g और f एज इट इज़ रह जाएगा, बाकी C+H ऐसा कैसा। इसीलिए इसी प्रकार ये जो c है यहाँ पर, ये c है, इसके साथ में हमने क्या लिखा, f इन्वर्स f। तो f इन्वर्स को तो g लिखा, फिर fc लिखा, इसलिए हमने यहाँ पर इसको इस तरह से लिखा। और f इन्वर्स तो हमारे पास क्या g है ही है, तो ये हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब हमें क्या दिया हुआ है, f जो है कंटिन्यूस है एट द पॉइंट c और एक ही है, यानी कि 1 1 है c के नेबरहुड में। तो f इन्वर्स भी हमारे पास क्या होगा, विद्यमान होगा। ये पूर्व में छोटी 12th क्लास में जो है हमारे पास थ्योरम थी, उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि f अगर कंटिन्यूस है और 1 1 है तो f इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा c के नेबरहुड में। और जैसे जैसे h टेंडिंग्स टू 0 होगा FC+H टेंडिंग्स टू FC होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि h टेंडिंग्स टू 0 पर FC+H टेंडिंग्स टू FC। तो यहाँ पर हम h टेंडिंग्स टू 0 की जगह ये लिख सकते हैं। अब हमने जो ज्ञात किया था G'(FC), इसलिए हमारे पास क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो 1/f'(C) जो हमने देखा, क्या करा हमने, h टेंडिंग्स टू 0 पर FC+H टेंडिंग्स टू FC लिख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, FC+H टेंडिंग्स टू FC। बाकी ये टर्म एज इट इज़ रखी। अभी एक डेफिनेशन बन गई, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में f'(C) जो लिखा था वहाँ लिमिट C+H टेंडिंग्स टू C लिखा था, तभी तो वो f'(C) बना था। इसी प्रकार यहाँ पर FC+H टेंडिंग्स टू FC हो गया, यहाँ पर g है और FC+H माइनस GFC अपॉन FC+H माइनस FC है, इसलिए यहाँ पर ये किसकी डेफिनेशन हो गई है, G'(FC) के बराबर हो गए। तो हमारे पास ये जो हमने ज्ञात किया कि G'(FC) इज इक्वल टू 1/f'(C), ये हमें सिद्ध करना था। तो आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।